कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारे 16 है। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट आपके लिए कर दिए हैं। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन रेगुलर बेस पे आपको मिल रहे हैं, ये सीडीपी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों इंक्लूड होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने का बाधा उत्पन्न करता है तो कहलाता है। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। देखिए ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर यह है, जब पूर्व का अधिगम, जो भी चीज़ें आप पूर्व में सीखे हैं उसकी नई परिस्थितियाँ, जो आपके सामने नई परिस्थिति आती है उसमें सीखने का जो बाधा उत्पन्न करता है वो सकारात्मक स्थानांतरण होगा या नकारात्मक स्थानांतरण होगा या शून्य स्थानांतरण होगा। इन तीन चीज़ों में से एक राइट आंसर यहाँ पर आपके होने और कन्फ्यूज यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात है। सवाल आता है यहाँ पर बाधा उत्पन्न करना। जब भी बाधा उत्पन्न करता है तो वो नेगेटिव आती है, यानी नकारात्मक आएगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीटेट 2022 में दिसंबर जनवरी 2022 में आपके एग्जाम्स होने हैं। उसके लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट 125 का जो टारगेट रखा है, यानी 125 नंबर आपके यहाँ पर सीटेट में लाने हैं। यहाँ पर 125 तभी आएंगे जब पर सब जगह 30 नंबर के प्रैक्टिस हम करते हैं, उनमें से आपको 25 यानी 25 नंबर आपके होने ही चाहिए। अगर 30 में से 25 आप करते हैं तो आपके 125 का जो हमारा टारगेट है वो हम ज़रूर इस साल 2022-23 में अचीव करेंगे। जो हमारी टारगेट है उसको हम ज़रूर टच करने की कोशिश करेंगे। सीटेट की तैयारी जो भी बच्चे नए हैं या फिर जो पुराने हैं, जो बहुत समय से एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनको नहीं, उनका एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं हो रहा, यानी वो पास आउट नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आपको तैयारी की ज़रूरत है। उन तैयारियों के लिए आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सीटेट की तैयारी में 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। पहली चीज़ें कि आप कोई भी बुक पढ़ें, एनसीईआरटी की आपको बुक पढ़नी होगी, चाहे वो ईवीएस के लिए हो, सीडीपी के लिए हो, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, जो भी हो, बुक पढ़ना होगा। दूसरा, आपको जो लेक्चर क्लास आपको प्रोवाइड करवाई दी जाती है, लेक्चर क्लास अटेंड करनी होगी। तीसरा, आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी होगी, यानी आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन का बेस क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देखेंगे। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप देखेंगे, प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जाते हैं। अब सवाल आता है, लेक्चर क्लास भी आपको मिल जाती है सीटेट टीचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बुक, अगर आप बुक खरीदने जाएंगे तो लगभग 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 बुक यहाँ पर आपको ख़रीदने होंगे। वो भी एनसीईआरटी की बुक जल्दी अवेलेबल होते नहीं हैं, मोटे मोटे होते हैं, यानी लंबे लंबे मोटे मोटे किताब होते हैं। उसकी जो लेंथ अलग होती है, उसकी लैंग्वेज अलग होती है। तो आपको सरल और सभ्य भाषा में टीचिंग इंस्टीट्यूट नोट्स आपके लिए बना के रखी है। टीचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब नोट्स कैसे लेना होगा आपको? नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, ताकि आप अपने तैयारी को बेहतर रूप से अपनी दिशा दे सके और तैयारी को कंप्लीट कर पाएँ। आपको सबसे पहले व्हाट्सअप करनी होगी। व्हाट्सअप में आपको बताना होगा पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, कौन से पेपर के लिए आप नोट्स लेना चाहते हैं। ये कुछ जानकारी थी। और एक चीज़ें, टीचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाई दी जाएगी, यानी ऑल ओवर इंडिया में जो भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी करते हैं एक दूसरे से वहां बात कर सकते हैं। सीटेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है, एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से, सिलेबस के पर्पज़ से जो भी दिक्कतें आती हैं, एक दूसरे से वहाँ पर बात कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर देखेंगे और वहाँ पर उसको वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सीटेट 2022-23 के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप होगा। ये तो थी आपकी काम की बातें, आपकी जानकारी की बातें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कुसुमायोजन का लक्षण नहीं है? अपने सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा करना, नाखून चबाना या काटना, संवेगिक परिपक्वता, हकलाना।
कुसुमायोजन का जो लक्षण नहीं है इनके बारे में पूछा गया है। देखिए, कुसुमायोजन किसे कहते हैं? आप जब मैच्योरिटी की ओर जाते हैं, आप जब मैच्योरिटी की ओर जाते हैं तभी आप यहाँ पर मैच्योरिटी की ओर जाते हैं तभी आप यहाँ पर बेहतर चीज़ कर पाएंगे। तो लक्षण कौन सा नहीं थे? सामवेगिक परिपक्वता ये मैच्योरिटी की ओर बिल्कुल भी नहीं जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभावान बालक की विशेषता है? प्रतिभावान यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके बारे में बात की गई है। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाना, निम्न बुद्धि के होना, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास होती है, दूसरे से अंत केंद्रिता में असमर्थ होते हैं। देखिए, प्रतिभावान बालक किसे कहते हैं? जो अभ्यर्थी प्रोग्रेसिव हो। हमने लेक्चर क्लास जब आपको करवाया था और नोट्स में भी अगर आप पढ़ेंगे तो बारीकी से आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। जब भी आप ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब लेक्चर क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है तो आप लेक्चर क्लास को रेगुलर बेस पे ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि आप उससे लेक्चर क्लास पढ़ने के बाद आप जब क्लास करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको वहाँ पर बेहतर चीज़ें समझ आएगी। जो अभ्यर्थी को तीव्र निर्णय ले सकता है यानी जल्द वो निर्णय ले सकता है, जिस अभ्यर्थियों में आत्मविश्वास होती हो, तभी वो प्रतिभावान बालक कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। किसी समस्या समाधान का पहला चरण होता है परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक होना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। समस्या समाधान का पहला चरण जो फर्स्ट स्टेप होती है उनके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले चीज़ें यहाँ पर आएगी परिकल्पना का निर्माण करना। आप ध्यान से इस चीज़ों को याद रखेंगे। आगे की बात करते हैं। बेंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम है अवलोकन, अवधानात्मक, धनात्मक एवं अभिप्रेरणा। बेंडूरा से संबंधित है। जो भी अभ्यर्थी बेंडूरा वाले क्वेश्चन देखे होंगे, टॉपिक देखे होंगे, लेक्चर क्लास देखे होंगे तो राइट आंसर वो 5 सेकंड में राइट आंसर यहाँ पर टिक मारेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को बता देते हैं। आप ऑप्शंस को देखने के बाद उसके बाद अपना राइट आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके नहीं होते हैं तो वीडियो को पॉज करके तब अपना सही सटीक वीडियो को चालू कीजिए, तब सटीक राइट आंसर देखिए, तभी आप उसमें वहाँ पर देख सकते हैं। बी देखेंगे अवलोनात्मक, अवधानात्मक, अभिप्रेरणात्मक एवं धनात्मक। अवलोनात्मक, धनात्मक, अवधानात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। अवलोनात्मक, धनात्मक, अभिप्रेरणात्मक एवं अवधानात्मक। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बेंडूरा महोदय ने कहा था सबसे पहले अवलोकन करना। अवलोनात्मक अवलोकन एक ही है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। दूसरा अवधानात्मक कहा था, अवधानात्मक यहाँ, अवधानात्मक यहाँ था, तो ये दो चीज़ें नहीं होगी, यानी सी एंड डी नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको रहेगा अवलोनात्मक, अवधानात्मक और धनात्मक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगी आपके। आप शिक्षक में से कौन सा कौशल अत्यंत अत्यावश्यक मानते हैं? अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपके शिक्षण के में सबसे जो अच्छा एक कौशल, जो बेस्ट कौशल होगा अत्यंत, वो क्या होगा? बालकों को पूर्ण तरीके से समझाने में सहायता योग्य करना, बालकों को सभी प्रयासपूर्ण करने में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखते हैं। पाठ से संभाव्य आंसर को उठाने की योग्यता, पाठ पर बालक का अपना खुद का विचार बनाने में सहायता करना। सबसे पहले यहाँ पर आप अगर शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते आपका जो कर्तव्य बनता है वो एक हेल्पर का बनता है, यानी आप किसी की हेल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है। हेल्पर के काम यहाँ पर कर दें। सुविधादाता, हिंदी में कहेंगे इसको सुविधादाता। आप शिक्षक के नाते आपका क्या कार्य होता है? सुविधादाता, ठीक है। तो किसी भी पाठ को समझने में सहायता करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करते हैं। तो राइट आंसर होगा समझाने में, तो ये हो सकते हैं। अभ्यासपूर्ण, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए या डी। बालक पर अपना विचार खुद का, जो भी अपने बालक के पास कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर बालक उस पर अपना खुद का एक विचार करे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, जीवन बच्चों का एक समूह क्लास में ध्यान नहीं दे पाता,
उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अधिक उपयुक्त होगी? अल्पकालीन शारीरिक गतिविधि, उस घंटे को स्थगित किया जाना, बच्चे को ध्यान करने के लिए कहना, पूरी क्लास को खेलने खेलने भेज देना चाहिए। तो ये पूरी ध्यान वापस लाने की जो विधि है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला हो जाएगा, अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए शारीरिक गतिविधि यानी छोटे रूप से एक्सरसाइज की यहाँ पर बात की गई है। राज बिल्कुल किसी से मिलना नहीं चाहता और अकेले में रहना चाहता है। यह दर्शाता है कि वह एक लोकप्रिय लड़का है, अंतर्मुखी लड़का है, एक ईर्ष्यालु लड़का है, एक खुश लड़का है। सबसे पहले एक राज लड़का है, या कोई भी एक लड़का लड़की की बात कर लेते हैं, वो अकेले में रहना पसंद करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अकेले में रहते हैं वो मूर्ख होते हैं, वो बेकार होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अंतर्मुखी होते हैं। जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो अकेले और अच्छी माहौल में, ठंडे वातावरण में रह के पढ़ना और समझना वो पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं, व्यक्तिगत सूची और बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या है? लंबाई का, तरीका का, सही और गलत उत्तरों का, विदेशी निर्माण का। तो दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगी। व्यक्तिगत सूची एवं बुद्धि परीक्षण, ये दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर सही और गलत के बारे में राइट आंसर होगा, ना कि लंबाई और तरीके, विदेशी निर्माण। इन सब चीज़ों को यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बेहतर रूप में हमें समझ नहीं आता। अनुसंधान में ज़्यादातर आरंभिक इससे कष्ट पाते हैं। समस्या का अंधन अधंत अनेक समस्याएं, समस्या का समाधान करने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कहता है, मूल्यांकन डैश होता है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको यहाँ पर फुलफिल करने हैं। ठीक है, मूल्यांकन डैश होता है यदि वही मापन है जो आपने सोचा था। वैध, अवैध, विश्वसनीय, अविश्वसनीय। दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है। तो सबसे पहले अवैध और अविश्वसनीय बिल्कुल नहीं होगा, या तो होगा वैध या होगा विश्वसनीयता। तो मूल्यांकन दोनों होती है। अगर आप लेक्चर क्लास मूल्यांकन वाला पढ़े होंगे या फिर एनसीईआरटी का जो नोट्स आप पढ़े होंगे, हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया था, वो चीज़ें देखे होंगे, तो मूल्यांकन के बारे में आपको दोनों चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले होगा वैध और विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता बाद की बात आती है, यहाँ पर एक ही पूछा है। तो एक जब पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो वैध यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वैलिड, वैलिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विद्यार्थियों का गृह काम देने का यह फ़ायदा है, वे घर में व्यस्त रहते हैं, वे घर में पढ़ाई करते हैं, उनकी प्रगति घर वाले जांच सकें, स्व अध्ययन की आदत डाल सकें। जब आप एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को होमवर्क देते हैं, यहाँ पर होमवर्क की यहाँ पर बात की गई है, गृह कार्य का मतलब होता है। तो ना में घर में व्यस्त रखने की बात यहाँ पर होगी बेहतर, ना घर में पढ़ाई करने की बात होगी, ना उनकी प्रगति घर वाले जांचेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आप खुद जांचेंगे। उसे स्वयं अध्ययन करने की आदत डाल सके, इसीलिए आप वहाँ पर क्या करते हैं इसीलिए आप उसे क्या करते हैं, उसे गृह कार्य यानी होमवर्क देते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या अच्छा ऑप्शन यही होगा। शिक्षा में अनुसंधान के महत्व को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? देखिए, जब भी नहीं वाला क्वेश्चन पूछे और नो वाला क्वेश्चन पूछे, तो आप वहाँ पर सोचने वाली आपको बात, यहाँ पर एक चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन नेगेटिव होगा। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, जब भी आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नेगेटिव में दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले जब पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता है, 3 गलत होते हैं, नेगेटिव में 3 सही होते हैं, एक गलत होगा, गलत वाले को ढूंढ के हम सही कर लेते हैं। यही चीज़ों का कन्फ्यूजन रहता है आपको। वह ज्ञान जो जांचने का, परीक्षण करने का और मान्य करने का हथियार है, वह नया ज्ञान पैदा करने का वह एक प्रबल साधन है, वह आचरण विज्ञान का केंद्र और पर विद्यमान है, वह शिक्षकों द्वारा किए प्रश्नों का समाधान मुहैया करवाता है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका राइट आंसर लगाइए।
नेगेटिव क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 ऑप्शन सही जो होंगे उसको ढूंढेंगे। वह ज्ञान जो सोचने का, परीक्षण करने का मान्य होगा, हथियार कहलाता, सही हो जाएगा। वह ज्ञान जो पैदा करने का एक प्रबलन साधन है, सही हो जाएगा। वह आचरण विज्ञान का केंद्र विद्वान में, आचरण कभी विज्ञान का केंद्र निर्माण नहीं होगा, ये गलत होगा, आपको पता है जो गलत होगा उसे हम सही कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन सा सिद्धांत कहता है कि अत्युम अधिगम वही होता है जब शिक्षक सफलता से विद्यार्थियों में दिलचस्पी जागृत करता है, प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य स्थापना, सहचर्य। तो इसमें हम लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे, लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। लाइफ लाइन का मतलब होता है 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को हटाएंगे और आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा, उन 2 ऑप्शनों में आप बेहतर क्वेश्चन को चूज कर पाएंगे। तो 4 में से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो अभिप्रेरणा होगा और उत्तेजना, ये 2 चीज़ हो जाएगी। लक्ष्य निर्माण बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा और सहचर्य सिद्धांत नहीं होगा। तो ऑप्शन ए एंड बी 2 चीज़ें आपको दिख रहा। दिलचस्पी की बात हो रही है, विद्यार्थियों की सफलता की बात हो रही है, विद्यार्थी उस चीज़ों में उत्तेजना का सिद्धांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अधिकांश लोग औसत दर्जे के होते हैं, कुछ बहुत बुद्धिमान और कुछ बहुत मंद बुद्धि और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में प्रमाणित सिद्धांत आधारित है। बुद्धि का वर्गीकरण, बुद्धि का विकास का वर्गीकरण, बुद्धि का लिंग विभेद, बुद्धि और जातीय विभेद। ऑप्शंस क्या होंगे, आप सबसे पहले अपना राइट आंसर लगाइए, उसके बाद हम जब आपको राइट आंसर बताएंगे तभी आप उसको समझ पाइएगा। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का वर्गीकरण। बात करेंगे विवेचना तत्व क्या होता है। मनोप्रेरित प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक तथ्य, भावनात्मक आचरण, संज्ञानात्मक क्रिया। विवेचना विवेचना तत्व ऑप्शन में से क्या होता है, सबसे पहले अपना राइट आंसर लगाइए। अगर देखिए, अगर बात करें विवेचना, विवेचना कहाँ से होती है, अपने मस्तिष्क से होती है। जो भी चीज़ आपके मस्तिष्क से होती है वो मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मनोप्रेरक नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, भावात्मक बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु अस्थायित्व दर्शाता है। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम्स में, काफ़ी बार जब भी एग्जाम्स होती है सीटेट की, ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। वस्तु अस्थायित्व गुण होता है, वह होता है कब और कैसे, ठीक है, कब और कैसे। सुस्पष्ट परिचालन चरण में, संवेदी प्रेरक में, पूर्व परिचालन चरण में, निश्चित परिचालन चरण में। ऑप्शंस क्या होंगे, चलिए देखते हैं राइट आंसर। जब वस्तु अस्थायित्व गुण जो आता है तो वो बच्चा जब छोटा होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में जब होता है, वो छोटा जब होता है, उसी में संवेदी प्रेरक अवस्था यहाँ पर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शिक्षण का संबंध उस स्कूल शिक्षण पद्धति से है जो केवल बालिकाओं के शिक्षण के आगे बढ़ने पर जोर देती है, जिसमें समर्थ और जिसमें असमर्थ बच्चे शामिल होते हैं, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या दूसरे असमर्थ परिस्थितियों में वाले होते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। विशेष विपत्ति वाले बच्चे के शिक्षण के लिए अलग स्कूलों को बढ़ावा देती है। बात यहाँ पर हो रही है सम्मिलित शिक्षण से। सम्मिलित शिक्षण कौन होता है, केवल हो जाएगा तो ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, आपको पता है कि ये गलत हो जाएगी। जिसमें असमर्थ सिर्फ में बालक हो, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तबके के बालक हो, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो आपको बस बचता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो इन दोनों के संबंध में अब राइट आंसर लगाइए। यहाँ पूछा गया है विशेष विपत्ति, जब किसी विशेष की बात की जाए तो वहाँ पर असमर्थ बच्चे आएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगी। अब सवाल आता है सम्मिलित शिक्षण। सम्मिलित शिक्षण किसे कहते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक शामिल हो, उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। उसे सभी एक समान जब मिलते हैं तभी उसी को हम एक कहते हैं, ठीक है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को बहुत सारे वाक्य देती है और उनको सही संयोजक का उपयोग कर एक पत्र में आयोजित करने को कहती है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः वह निपुणता शामिल होगी, जानकारी संग्रह करने का,
विवरण को विस्तारित करने का, व्यवस्थित करने का, पुनर्लेखन करने का। तो ऑप्शंस आपके सामने। शिक्षिका विद्यार्थियों को बहुत सारे वाक्य देती है, उसे संयोजन करने के लिए कहती हैं। तो संयोजन मतलब एक लाइन अप करने के लिए कहती है। तो लाइन अप जब आपको करने के लिए बोलेगी तो उसमें से बेहतर क्या होगी? लाइन अप कैसे कर सकते हैं आप? व्यवस्थित करने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चनों में विद्यार्थी, जो कि होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी संख्या में रास्ते पर वाहन के होने की वजह से बड़े शहरों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आ गई है। ये बात सही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत अपना उत्कृष्ट योगदान किस तरह दे सकते हैं? निजी वाहन को इंजन की नियमित रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा सीमा में रहने के लिए, ये भी सही हो सकते हैं। सफ़र के वक्त सार्वजनिक वाहन पद्धति का उपयोग करना, ये भी सही होते हैं। घर से बाहर बार बार सफ़र पर जाने पर रोक, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको काम पड़ेगी तो आप ज़रूरत जो आपको ज़रूरत होगी तो आपको जाना ही पड़ेगा। स्कूट कार जैसी निजी वाहन ना इस्तेमाल करें। अगर निजी वाहन इस्तेमाल ना करेंगे तो देश की इकोनॉमी ख़राब हो सकती है। तो ऑप्शन बी एंड सी डी, सॉरी ऑप्शन सी एंड डी गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन होंगे क्या? ए एंड बी। दो चीज़ों के बारे में आप ध्यान से सोचिए। तो ज़्यादा बेहतर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगी, यातायात के साधन के व्यवस्था ठीक होंगे तो पॉल्यूशन बहुत हद तक कम हो जाएगी। रचनात्मक रचनात्मक सामान्यतः किससे जुड़ी होती है? अनुकरण से, अभिसारी से, अपसारी से, प्रतिरूपण से। जो चीज़ें ऊपर होती है, ऊपर का मतलब होता है अप का मतलब होता है अभिसारी, अभिसारी रचनात्मक जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए अभिसारी हो जाती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा घटक प्रधान आनुवांशिकता संबंधित है? सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, अभिजात गुट से रवैया, सोचने का प्रतिरूप, क्षमता का समूहन पथ। सवाल पूछा गया है प्रधान आनुवांशिकता, जो आनुवांशिकता जो सबसे ज़्यादा संबंधित इनमें से क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक माता पिता से एक व्यक्ति से दूसरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर जो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आनुवांशिकता कहती हैं। तो क्षमता का समूह पथ, एक ग्रुप बना के दूसरे व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर जाने की जो होती है वो क्षमता का समूह पथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। बधिर बच्चे कक्षा में दो प्रमुख नैराश्य का सामना करते हैं, वह है बाकी विद्यार्थियों के साथ परीक्षा में बैठने में असमर्थता, निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ने की असमर्थता, खेल कूद में शामिल होने की असमर्थता, दूसरे के साथ बातचीत करना, सूचना आपस में बांटने की असमर्थता। बधिर बच्चे, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके बारे में यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वे क्या हैं? तो ज़्यादातर होते हैं ऑप्शन नंबर डी। दूसरों के साथ बातचीत करने में वो असमर्थ, फ्लेक्सिबल वो बिल्कुल भी नहीं होते बधिर बच्चे। वो अपने आप को कुंठा व्यक्तित करते हैं। जब कुंठा व्यक्तित करते हैं तभी वो एक दूसरे से बातचीत बेहतर रूप से नहीं कर पाते या घुल मिल नहीं सकते। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी अंतः शक्ति महसूस करेंगे जब वे वे और विद्यार्थी के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको और विद्यार्थियों से अलग करते हैं, वे व्यक्तिगत शिक्षण लेते हैं, उन्हें बार बार जांचा जाता है। इनमें से क्या होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने आप को स्वयं खुद को शक्तिशाली महसूस कब करते हैं? जब वे किसी विद्यार्थी के साथ पढ़ते हैं या बात करते हैं तब उसे लगता है कि उनके जो आईक्यू है थोड़ा बेहतर है, उनकी जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उन आम अभ्यर्थियों से थोड़ा बेहतर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और समाज विज्ञान का उपयोग करता है तो ऐसे प्रस्ताव को कहा जा सकता है वस्तुगत भाषा शिक्षण, अनेकवादी भाषा शिक्षण, विधा प्रकार भाषा शिक्षण, पाठ्यक्रम के साथ भाषा। क्या होगा राइट आंसर? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का उपयोग करता है। जब भी आप विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का उपयोग करेगा तो वो पाठ्यक्रम के अनुसार भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिकारी शिक्षण का संबंध
इस शिक्षण से है। शिक्षार्थियों का समय समय पर परीक्षण, शिक्षण प्रक्रिया में रिक्ति मिटाना, निर्धारित स्कूल अवधि के बाद निपुण शिक्षार्थियों को और भी उत्तम बनाने में मदद करना। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शिक्षण प्रक्रिया में रिक्ति मिटाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। पूर्व गठन कार्य के लिए होते हैं। विद्यार्थियों के पढ़ने की निपुणता जांच करने के लिए, कठिन शब्द और वाक्यांश का मतलब बताने के लिए, मुख्य बोध का परिचय देने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए, पढ़ने के पाठ में व्यक्तिकरण वाक्यकरण विषय समझाने के लिए। ऑप्शंस क्या होंगे बताइए। पूर्व गठन कार्य के लिए होता है तो ऑप्शन नंबर ए निपुणता के लिए जांच, ये बिल्कुल नहीं होगा। कठिन शब्द, जब भी कठिन शब्द पूछा है वो नेगेटिव वाक्य होते हैं, मतलब वो नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ये गलत हो जाएगा। मुख्य बोध परिचय देना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। जहाँ पर भी आप बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षार्थियों के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में परिचय की बात होती है, तो वो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाते हैं, यानी वो सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निरंतर लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है। यह उक्ति है कालियन का, पावलोव का, स्किनर का, जेम्स ड्रेवर का। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जितने भी परिभाषाएं हैं वो कम से कम 1 से 2 नंबर तो 100% आएंगे एग्जाम्स में, आपको ये तो तय है। कभी कभी 2 परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, कभी कभी 1 परिभाषाएं यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। अब यहाँ पर परिभाषाओं को हम कौन से परिभाषा आपके एग्जाम्स में आने हैं, हम एक परिभाषाओं की लिस्ट तैयार करके रखे हैं जो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दी गई है। आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो अभ्यर्थी नोट्स पढ़े हैं तो आराम से अब यहाँ पर लगा सकते हैं। जेम्स ड्रेवर ने कहा था विकास प्राणी का प्रतिलक्षण परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता की अध्ययन की विविधता नहीं है, यानी नेगेटिव रूप में आएगा। 3 ऑप्शन होंगे, एक नहीं है। उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, मस्तिष्क परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण। भिन्नता यहाँ पर पूछी है, व्यक्तित्व भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में कौन सा अध्ययन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कौन सा अध्ययन है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है तो 3 सही होगा, हम 3 को सही देख लेते हैं, 3 सही करते हैं। उपलब्धि परीक्षण होगा, संवेगात्मक परीक्षण होगा, मस्तिष्क परीक्षण बिल्कुल भी नहीं होगा, अभिरुचि परीक्षण होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो नहीं होगा उसी को हम सही करते हैं। इनमें से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है? वैधता, विश्वसनीयता, मानकता, उपरोक्त सभी। सही याद रखेंगे आप, अगर नोट्स पढ़ते होंगे या फिर लेक्चर क्लास अटेंड किए होंगे तो 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों का राइट आंसर। जब भी मूल्यांकन की बात की जाए यानी इवोल्यूशन की बात की जाए, ठीक है, इवोल्यूशन की जब भी बात होती है तो वैधता होगी, विश्वसनीयता, ये दोनों चीज़ें हो जाएगी, और मानकता हो जाएगी तो और बेहतर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही हो जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने क्लास 30 नंबर के क्वेश्चन। आपको कितने करने हैं? 25 यहाँ पर करने हैं, ताकि आप बेहतर रूप से एग्ज़ाम्स में 125 जो 5 नंबर के एग्ज़ाम्स होंगे 125 यहाँ पर आप कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर 125 के लिए आपको मिनिमम 25 करने हैं। आपके कितने राइट आंसर हो पाए आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स की न्यूज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए और आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। 100% सफलता की गारंटी टीचिंग इंस्टीट्यूट लेती है। कैसी क्लास लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती है अगली वीडियो में। थैंक यू।